कंटिन्यू करते हैं अपनी 13th क्लास ऑफ एथिक्स। सो बेसिकली किस थिंकर ने क्या क्या बोला है, उनको यूज़ कहाँ करना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें इस चीज़ पे फोकस करना है। जैसे कि सबसे पहला इमैनुअल कांट है। इमैनुअल कांट जो है एक डेनेटोलॉजी थे, मतलब उन्होंने डेनेटोलॉजी वाली थ्योरी दी। इसका मेन फोकस क्या होता है, रिजल्ट पे नहीं होता, एंड पे नहीं होता, ड्यूटी इंटेंशनल रूल्स पे होता है। डी फॉर ड्यूटी एंड डी फॉर डियोनेटोलॉजी। तब से इमैनुअल कांट ज़्यादा फोकस करते थे कि अपनी ड्यूटी पे हमें फोकस करना। तो कहीं भी ऐसी कोई बात आती है जहाँ पे ड्यूटी के फुलफिलमेंट से रिगार्डिंग कोई बात है, लाइक फॉर अ सिविल सर्वेंट, तो इमैनुअल कांट का हमें लेना है। या फिर कहीं पे भी मीन्स वर्सेस एंड्स वाला क्वेश्चन है, तो मीन्स को सपोर्ट करते हैं जनरली इमैनुअल कांट, तो हमें इस तरीके से लिखना है। वो तो कहते हैं अदर के राइट्स भी इंपॉर्टेंट है, वो दूसरों के राइट्स को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये लिख सकते हो आप, बीइंग अ सिविल सर्वेंट अगर केस स्टडी में लिख सकते हो कि यू नीड टू फोकस ऑन अदर्स राइट्स एज पर इमैनुअल कांट, इस तरीके से करके। या फिर हम लिख सकते हैं कि मतलब किसी भी कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हैं कि इंडिविजुअल के लिए दूसरों के राइट का करना भी इम्पॉर्टेंट है, जस्ट सोसाइटी हो या फिर कहीं हैप्पीनेस हो, सेटिस्फेक्शन हो, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इमैनुअल कांट को करके। उन्होंने राइट्स की थ्योरी दी। इसका मतलब है कि नेचुरल राइट होते हैं हर किसी के कुछ अधिकार हैं। तो नेचुरल राइट करके या राइट्स थ्योरी करके आप कोट कर सकते हो इमैनुअल कांट को, कि जैसे किसी की राइट का फुलफिलमेंट नहीं हो रहा तो कह देंगे देर इज़ अ वायलेशन ऑफ राइट्स थ्योरी। अगर कुछ भी केस स्टडी में हो रहा है कि किसी के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो वी कैन राइट कि इट विल लेड टू वायलेशन ऑफ राइट्स थ्योरी एज पर इमैनुअल कांट। इस तरीके से लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं दैट वी नीड टू रिवाइज। तो सबसे पहला क्या है कि ड्यूटी पे फोकस है। दूसरा क्या है, अदर राइट्स की बात करते हैं, वही वाली बात है, राइट्स थ्योरी भी हम इसको कह सकते हैं, अदर राइट्स को छोड़ो, राइट्स थ्योरी। तीसरा क्या है, यूनिवर्सल लॉ। वो कहता है कि जो चीज़ यूनिवर्सली ठीक है, जैसे कि लव, तो वो ठीक है एथिकली भी। जो चीज़ यूनिवर्सली गलत है, हर जगह गलत है, वो जैसे कि चीटिंग, तो वो गलत ही है, ठीक है। चौथा वो कहता है कि एविडेंस बेस्ड रीजन एंड रैशनलिटी। वो कहता है कि हमें एविडेंस को ध्यान में रख के हमें रीज़न एंड रैशनलिटी, हमें जो भी डिसीजन लेना है वो एविडेंस बेस्ड लेना है, रैशनलिटी को यूज़ करना है। और यही हमारी एक मॉरल ड्यूटी है, फिर कहें तो किसी सिविल सर्वेंट की यही एक मॉरल ड्यूटी है। तो वी कैन राइट कि एज पर इमैनुअल कांट इट इज़ अ मॉरल ड्यूटी ऑफ अ सिविल सर्वेंट टू टेक एविडेंस बेस्ड डिसीजंस और रैशनल डिसीजन। तो चार चीज़ें बोली इमैनुअल कांट ने। पहला है ड्यूटी पे ध्यान दो। दूसरा है कि इन्होंने बात करी नेचुरल राइट्स होते हैं हर किसी की, तो उनको प्रोटेक्ट करना है, हर किसी की को राइट्स मिलने चाहिए। देन उन्होंने यूनिवर्सल लॉ की बात करी, जो सही है वो हर जगह सही है, जो गलत है वो हर जगह गलत है। एंड लास्ट में उन्होंने बात करी रैशनल डिसीजंस की, दैट विल लेड टू मॉरल ड्यूटी ऑफ अ पब्लिक सिविल सर्वेंट। तो इस तरीके से कुछ थोड़ा बहुत हम वी विल ट्राई टू रिकॉल भी करते चलेंगे, बिकॉज इंपॉर्टेंट है, तभी हम याद कर पाएंगे अच्छे से। नाउ जॉन मिल क्या कह रहा है, सबसे पहले उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया दैट इज़ अ यूटिलिटेरियनिज्म का। यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब क्या है, वो कहता है कि यूटिलिटेरियन का मतलब होता है, बेसिक हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है बहुत बार, दैट इज़ कि मैक्सिमम लोगों का गुड हो, थोड़ा बहुत एक दो का मतलब अगर 5 हैं तो 5 में से अगर मैक्सिमम तीनों का भी भला हो रहा है, 2 का नहीं हो पा रहा है, तो भी हमें उसकी तरफ जाना चाहिए, वही सबसे बेस्ट है, ठीक है। सो मेजोरिटेरियनिज्म, इसमें थोड़ा सा नेगेटिविटी और ये मीन्स को कंसिडर नहीं करता है, जस्ट ये बात करना है कि बस 3 लोगों का, मैक्सिमम लोगों का भला हो रहा है, दैट्स इट। तो ये है इस तरीके से, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि आवर जो पॉलिसी है, इट शुड नॉट ओनली बी यूटिलिटेरियनिज्म, या इस तरीके से उसके प्रिंसिपल से प्रभावित ना हो आवर पॉलिसी, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूसिव हो, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। या फिर अगर जहाँ पे ज़्यादा लोगों का भला हो रहा है, तो वी कैन से योर वी कैन राइट इन अ कंक्लूजन दैट दिस ऑप्शन या दिस थिंग विल लेड टू अचीवमेंट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म एज पर जॉन मिल, है ना। इस तरीके से हम केस स्टडी दैट इज़ कंक्लूजन्स वगैरह में लिख सकते हैं कि मैक्सिमम भला हो रहा है, तो जॉन मिल ने बोला है यूटिलिटेरियन। देन उन्होंने बोला कि एंड्स जस्टिफाई मीन्स, तो इनका जो फोकस था वो एंड्स पे ज़्यादा था, मैंने गलती से लिख दिया है, तो एंड्स पे फोकस है इनका, ठीक है। तो यूटिलिटेरियन है, साथ में एंड्स पे है, यूई, ठीक है, यूई पे इनका फोकस है। वो कहता है कि हायर प्लेजर वर्सेस लोअर प्लेजर। हायर प्लेजर का मतलब है मॉरल्स, हायर प्लेजर और लोअर प्लेजर। वो कहता है कि 2 टाइप के प्लेजर होते हैं, हायर प्लेजर मतलब मॉरल्स वाली चीज़ जो आपकी अंतरात्मा तक खुश हो, और लोअर प्लेजर मतलब जैसे कि मटीरियलिज्म, जो बाहर नहीं, जो आर्टिफिशियल है ना, उसके प्लेजर की बात करिए। तो ही
मतलब वो कहता है कि हायर प्लेजर ऑफ कोर्स चूज़ करना चाहिए, लोअर प्लेजर नहीं। तो ये कीवर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं वाइल टेकिंग एनी काइंड ऑफ लाइक, जैसे कि एक जैसे कि कोई civil servant and he don't want to indulge in a corruption, so he will follow his higher pleasure, that is morals, and will not focus on lower pleasures like materialism or corruption or bribe as per John Mill। इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो क्या बोला है उसके बाद, लोअर हायर प्लेजर के बारे में बोला है ना, HP ऐसे याद रख लेंगे। देन ही टॉक्स अबाउट इंडिविजुअल ऑटोनॉमी वाइल रिस्पेक्टिंग अदर्स राइट। वो कहता है कि इंडिविजुअल के, वही वाली बात है, अदर्स राइट्स के बारे में इसने भी बोला है और ऊपर भी बोला था। तो दूसरों के राइट को मतलब इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, मतलब हर किसी को इच्छा है, मतलब हर किसी को फ्रीडम है, ही कैन डू वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू, बट साथ में रिस्पेक्ट करते चलना पड़ेगा अदर्स राइट को। देन उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया दैट इज़ हेडोनिज्म का। इसका मतलब क्या है कि प्लेजर को बढ़ाओ और पेन को कम करो। दिस इज नोन एज हेडोनिज्म। This we can use in case studies or while writing an answer, that we should focus on hedonism, concept of hedonism as per John Mill, which means increasing the pleasure and reducing the pain। और we can say कि एक सिविल सर्वेंट का काम होता है to follow the concept of hedonism, that is to increase the pleasure, और we can say कि भला हो लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा एंड रिड्यूस देयर सफरिंग्स। तो उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि एक पब्लिक सर्वेंट के लिए एक पॉजिटिव मायने में हो जाएगी हेडोनिज्म। अच्छा कीवर्ड है, यू कैन राइट। एंड देन ही ऑल्सो टॉक अबाउट द दैट इज़ एम्पेरिसिज्म, दैट इज़ वही एक्सपेरिमेंट और एविडेंस बेस्ड चीज़ों को करो। तो मेन क्या बोल रहा है, यूटिलिटेरियन बोला है, फिर ये एंड्स पे फोकस कर रहा है, उसके बाद ये बोल रहा है कि हायर प्लेजर पे ध्यान दो, उसके बाद उसने बोला है कि दैट इज़ दूसरों की राइट्स को प्रोटेक्ट करो, है ना, एक्सपेरिमेंट बेसिस डिसीजन लो, एंड द लास्ट जो है सबसे इम्पॉर्टेंट दैट इज़ हेडोनिज्म। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जॉन मिल ने अलग सा बोला, कुछ जो अलग सी चीज़ें हैं ना उनको हमें ज़्यादा ध्यान देना है। तो हम जैसे कि जॉन मिल के कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीज़ें याद रखेंगे, हम याद रखेंगे हायर प्लेजर, लोअर प्लेजर, और याद रखेंगे हेडोनिज्म को। ये बोला है हमारे किसने, दैट इज़ और एंड्स जस्टिफाई मीन्स और यूटिलिटेरियनिज्म। चार चीज़ें हैं जॉन मिल से रिगार्डिंग, UEHPH, UEHPH, ठीक है, UEHPH या फिर UEHH ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, देखो इसमें H आ रहा है और L डबल बार आ रहा है, तो मतलब उसका प्रकोप पड़ गया, H पे दो बार हो गया। E के जैसा I है, और U जैसे N ऐसे लिखते हैं तो इस लाइक U का शेप ले रहा है, कुछ इस तरीके से कुछ भी करके याद रख लो स्टूपिड तरीक़ों से। तो हमें याद रखा यूटिलिटेरिज्म है, ठीक है, इनको लिख लेना है, ठीक है। एंड हेडोनिज्म है, हेडोनिज्म क्या है, प्लेजर ज़्यादा पेन कम। तो इस तरीके से वी नीड टू यूज़, जो अच्छे कीवर्ड्स आते हैं उनको हम लिख लेंगे, ठीक है। एंड वी जब हम पेपर ट्राई करेंगे या फिर सॉल्व करेंगे आंसर्स को, तो वी आर गोइंग टू यूज़ दीज कीवर्ड्स। ज़बरदस्ती हम घुसाएंगे, एक दो बार यूज़ करेंगे वो याद हो जाएगा। नो हेगल क्या क्या गया कि एथिकल लाइफ कौन सी होती है, जिसमें कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब जिसमें हम कुछ कंट्रीब्यूट करें किसी के प्रति या सोसाइटी के प्रति या किसी इंडिविजुअल के प्रति, तो उसको हम एथिकल लाइफ कहेंगे। तो उन्होंने क्या किस बारे में बात की, एथिकल लाइफ। देन टॉक अबाउट द फ्रीडम, बेसिक चीज़ है कि हर किसी को फ्रीडम, हर किसी का राइट है। लेट्स टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस, सॉरी, ये हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस। वो कहता है कि आपको अपनी हिस्ट्री का पता होना चाहिए, यू शुड नो योर हिस्ट्री, एंड उसके बारे में आपको कॉन्शियस होना चाहिए। जैसे कि अगर हमें हिस्ट्री का कॉन्शियसनेस होगा तो सो दैट हमारी जो पुरानी मिस्टेक्स हैं वो आगे नहीं दोहराएंगे। सो हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस मस्ट बी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इन द लाइफ ऑफ सिविल सर्वेंट टू नॉट टू रिपीट हिज और हर मिस्टेक, हम ऐसे कह सकते हैं, या फिर वाइल डीलिंग विद पीपल और समथिंग लाइक दैट, है ना। तो हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस या फिर कोई इंसिडेंट ऐसा केस स्टडी दे कि दोबारा हो रहा है, तो वी कैन यूज़ कि एज पर हेगल वी शुड सिविल सर्वेंट शुड यूज़ हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस, ठीक है, इस तरीके से। नाउ देयर इज़ अ एब्सोल्यूट स्पिरिट की बात करें, दिस कैन ऑल्सो यूज़ एब्सोल्यूट स्पिरिट। इसका मतलब क्या है कि टेकिंग केयर ऑफ यूनिवर्सल एथिक्स, कि ऐसे एथिक्स जो यूनिवर्सल हैं उनका आपको ध्यान रखना है। एंड इससे हम एक कंक्लूजन भी लिख सकते हैं, दैट इज़ एक्शन इज़ इन लाइन विद एब्सोल्यूट स्पिरिट एज इट टेक्स केयर ऑफ यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स एंड एवरीवन्स फ्रीडम। तो ये कंक्लूजन था रेडीमेड जो सर ने बताया, सो ये भी हम लिख लेंगे, एंड इट विल हेल्प अस टू रटने और उन चीज़ों को अप्लाई करने में हेल्प करेगा। तो एब्सोल्यूट स्पिरिट,
ethical life and historical consciousness. Then we talk about the dialectal methods to solve contradictions. तो ये भी अपने आप में कीवर्ड है, उसको कहाँ यूज़ करना है, केस स्टडीज़ में जब हम ऑप्शंस लिखते हैं ना, जैसे कि कोई क्वेश्चन है, केस स्टडी है, एंड यू कैन राइट आपको ऑप्शंस लिखने हैं, तो देर आर दीज डायलेक्टिकल मैथड्स दैट वी कैन यूज़ टू सॉल्व द कॉन्ट्राडिक्शंस, ऐसे करके हम लिख सकते हैं ऑप्शंस के लिए, या फिर आंसर में वी कैन, सो दिस कैन ऑल्सो यूज़ इन द केस स्टडीज़ को आंसर्स करने में। तो इनको लिख लेना है। तो क्या क्या है, एथिकल लाइफ बोला है हेगल ने, हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस बोला है, H4 हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस, H4 हेगल, एब्सोल्यूट स्पिरिट बोल रहा है, जिसके ऊपर पूरा कंक्लूजन है कि जैसे कि हमने कोई डिसीजन लिया तो उसमें हम लिख सकते हैं एक्शन इज इन लाइन विद द एब्सोल्यूट स्पिरिट, दैट मीन्स टेकिंग केयर ऑफ यूनिवर्सल एथिक्स, या फिर कहें तो टेक्स केयर ऑफ एज इट टेक्स केयर ऑफ यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल एंड एवरीवन्स फ्रीडम, सबकी फ्रीडम को हमने, सबके राइट, सबके अधिकारों को हमने देखा है और साथ में लिया है। इट इज द डायलेक्टिकल मेथड सॉल्व करने के लिए कॉन्ट्राडिक्शंस को, राइट। देन वी हैव कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स क्या क्या कह गए हैं, कार्ल मार्क्स क्या कह गए हैं, एलिनेशन की बात करिए। एलिनेशन का मतलब क्या होता है, मतलब कुछ नहीं है कि मुझे अपने काम में, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करूँ या मैं कुछ भी करूँ तो मुझे एलिनेशन को अलग सा लगने लगे, कनेक्ट ना हो पाए, तो उसको हम कहते हैं एलिनेशन। इट्स जस्ट अ नेगेटिव फीलिंग, और आप इसको यूज़ कर सकते हो एक वर्क कल्चर में, जैसे कि कोई ऐसे आते हैं कि प्राइवेट सेक्टर की कोई वो आ रही है, दैट इज़ थ्योरी, तो यू कैन राइट, क्योंकि कार्ल मार्क्स कौन थे, एक सोशोलॉजिस्ट थे, और उनका मीन वो काफ़ी क्रिटिसाइज करते थे कि जो हैव्स हैं वो हैव नॉट्स को क्या कर रहे हैं, उनके संग बुरा कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। तो ही टॉक्स अबाउट कि ये नहीं होना चाहिए, सो इट इज़ वेरी अगेंस्ट द कैपिटलिज्म। तो यू कैन यूज़ इन द प्राइवेट सेक्टर में लिख सकते हो कि एज पर कार्ल मार्क्स देर इज़ अ एलिनेशन ऑफ जो भी हैं वर्कर्स हैं या मैनेजर्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन है ना, क्योंकि ऐसा वर्क कल्चर है। लेबर वैल्यू की बात करते हैं कि लेबर की वैल्यू, लेबर की वर्क्स को वी हैव पुटेड डाउन इन अ मटीरियलिज्म फॉर मोनिस्टिक फॉर्म। देन टॉक अबाउट द एक्सपेक्टेशन, वही मैंने बताया जो कैपिटलिस्ट कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट लेड टू सोशल चेंज, इनका ये बहुत बड़ा दैट इज़ एक ये स्टेटमेंट है दैट यू कैन यूज़, ठीक है। जैसे कि कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, किसी भी केस स्टडी में कोई डिलेमा है, तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट से क्या होता है, सोशल चेंज आता है। तो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा गलत ही हो, ज़रूरी नहीं है। वी कैन यूज़ कॉन्फ्लिक्ट एज एन इन अ पॉजिटिव टोन ऑल्सो, वी कैन यूज़ कॉन्फ्लिक्ट इन अ पॉजिटिव टोन। कॉन्फ्लिक्ट लेड्स टू सोशल चेंज। कुछ कॉन्फ्लिक्ट उठा था सती पे, उस सती पे कॉन्फ्लिक्ट उठा राजा राममोहन रॉय से, और फिर वो कन्वर्ट होके वो चीज़ बैन हो गई, रुक गई। सो यही तो है कि एक सोशल चेंज भी आता है कॉन्फ्लिक्ट से। तो हमें क्या याद रखना है इनके केस में, दैट इज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट कैन वी यूज़, तो दैट इज़ कॉन्फ्लिक्ट लेड्स टू सोशल चेंज, एंड एलिनेशन भी कर सकते हैं, दैट इज़ इट। दो चीज़ें बहुत है कार्ल मार्क्स के केस में, एलिनेशन एंड दैट इज़ कॉन्फ्लिक्ट लेड्स टू सोशल चेंज, ठीक है। नाउ जॉन रॉल्स की बात करें तो जे फॉर जॉन रॉल्स एंड जे फॉर जस्टिस, ठीक है। तो ये बहुत लाइक जस्टिस की काफ़ी अच्छे से बात करते हैं कि इक्वल लिबर्टीज़ होनी चाहिए, इक्वल मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दो, इक्वल फ्रीडम्स दो, इस तरीके से। लेकिन फिर वो बात करते हैं डिफरेंस प्रिंसिपल का। इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसे भी लोग होंगे समाज में जो नीचे गिरे हुए हैं, या फिर नीचे गिरे हुए इन द सेंस कि नीचे रह चुके हैं, तो उनको ऊपर उठाना भी जिम्मेदारी किसकी है, हमारी गवर्नमेंट की है। तो इसलिए वो बात करते हैं इक्वल लिबर्टीज़ बट विद डिफरेंस प्रिंसिपल, ठीक है। एग्जाम्पल रिजर्वेशन करके, सो बिहाइंड वेल ऑफ इग्नोरेंस भी कहते हैं कि अपने आप जो कोई, जैसे कि इसको वी कैन यूज़ कि जो भी एक सिविल सर्वेंट ही हैव टू बी बिहाइंड द वेल ऑफ इग्नोरेंस। इसका मतलब क्या, इग्नोर किस चीज़ को करना है, अपनी सेल्फ इंटरेस्ट को। सो ये यूज़ कर सकते हैं एज पर जॉन रॉल्स। कैसे कनेक्ट करेंगे, देखिए उन्होंने जॉन रॉल्स जे फॉर जॉन और जे फॉर जस्टिस। तो जॉन ने काफ़ी जस्टिस पे दिया, और जस्टिस कैसे हो सकती है, जब अपने सेल्फ इंटरेस्ट को सिविल सर्वेंट क्या रखेगा, बिहाइंड द वेल ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है, पर्दे के पीछे रख देगा अपनी इग्नोरेंस को, है ना, तभी वो क्या कर सकता है, जस्टिस कर सकता है। तो ऐसे याद रखना है, दोनों वी कैन यूज़। सिविल सर्वेंट, हम तो एक सिविल सर्वेंट के पर्पज़ से ही लेंगे, नॉर्मल चीज़ें हैं, वी आर जनरली जो भी क्वेश्चन हमें करना है तो एज़ पर सिविल सर्वेंट करना है, तो हम दैट इज़ वाई उसको इसी तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। या फिर अगर वो अपनी सेल्फ इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज़ कर रहा है ना, तो या फिर जैसे कि कोई एक होता है ना कि सीनियर है आपका, वो प्रायोरिटाइज़ करना है, तो वी कैन से दैट इश्यूज़ में हम लिख सकते हैं कि ही इज़ नॉट कीपिंग
yeah, he's not following the concept as per John Rawls, that is to keep behind veils of ignorance, to keep his interest behind the veil of ignorance, कुछ इस तरीके से we can write out. ठीक है, तो थोड़ा सा याद कर लेना. जॉन रॉल्स ने दो ही बोला है, जस्टिस एंड बिहाइंड द व्हील वाला, एंड कार्ल मार्क्स ने बोला एलिनेशन और सोशल चेंज, की कॉन्फ्लिक्ट से सोशल चेंज होता है. इंपॉर्टेंट है इसलिए यू कैन यूज़ इट ना. एक मेकावेली थी, मैं पूरा नाम नहीं रख पाई बट इट्स ओके. मेकावेली कोई एक था, ये काफ़ी मतलब लीडर को बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी ही इसने बोला है कि बेटर टू फियर्ड देन लव्ड. वो कहता है कि आपको डर बना के रखना है. वो एंड्स पे बात करता है, एंड्स पे बात करता है, ही टॉक्स अबाउट एंड्स. तो जो जो एंड्स की बात करते हैं उन चीज़ का ध्यान रखना. जैसे कि एंड्स की बात कौन कौन करता है, एक तो जॉन मिल कर रहा था है ना एंड्स की बात, और एक हमारा कौन कर रहा है, दैट इज़ मैकेली करके है ही. एंड वो कहता है कि एंड्स जस्टिफाई कर देते हैं मीन्स को, तो वी कैन यूज़ दैट. वो बात करता है कंट्रोल योर डेस्टिनी के बारे में, कि मतलब अपनी डेस्टिनी को आपको खुद ही कंट्रोल करना है. ये हम यूज़ कर सकते हैं. लाइक हमें चीज़ों को, एक सिविल सर्वेंट को हालात पे नहीं छोड़ना होती है चीज़ों को, वी हैव टू कंट्रोल इट. ट्राई टू अपेयर वर्चुअस, ऐसे बात करते हैं. प्रेगमेटिज्म की बात करी तो थोड़ा सा पॉजिटिव है, बट ये बाकी थिंकर्स ने भी करी है, जॉन मिल ने भी करी, दैट इज सबसे पहले इमैनुअल कांट ने भी करी है. देन टॉक अबाउट द प्रेजेंस ऑफ साउंड मिलिट्री फोर्स, कि भैया हमारे पास मिलिट्री फोर्स अच्छी होनी चाहिए. देन टॉक अबाउट कि वॉर्स जो है वो नॉट ओनली फोर्स से नहीं, ऑल्सो डिप्लोमेसी, जोग्राफिकल. तो वी कैन राइट दिस थिंग है ना, दिस थिंग इन द IR से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आता है एथिकल, कि वॉर्स आर नॉट नाउ only using, is not only about using force or military force we can say, but it also include diplomacy, geographical, इस तरीके से मतलब कल्चर है ना, जैसे कि बुद्धिज्म पे चाइना और इंडिया का रहता है, और इंडिया का और पाकिस्तान का रिलीजन बेसिस पे वॉर है, थोड़ा टेररिज्म भी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं. तो इस तरीके से. देन पर्सनल लाइफ वर्सेस प्रोफेशनल लाइफ, तो ये केस स्टडीज़ में यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ सच अ वेरी गुड वैल्यू. कौटिल्य ने भी बोली थी, इन्होंने भी बोली है. तो वी कैन से कि अगर कोई पर्सनल इंटरेस्ट आ रहा है केस स्टडीज़ में स्पेसिफिकली सिविल सर्वेंट से रिगार्डिंग, तो हम कह सकते हैं कि एज पर कौटिल्य एंड मैकावेली वी शुड डिफरेंशिएट, और अ सिविल सर्वेंट शुड डिफरेंशिएट बिटवीन द पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, है ना. तो इस तरीके से. तो बेसिकली एंड्स के लिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं मेन. ठीक है, प्रेगमेटिज्म के लिए करना है कर लो, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल इंसान थे, है ना. सो उसके लिए कर सकते हैं. मेन ही ऑल्सो टॉक अबाउट द वॉर से रिगार्डिंग देन पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ. तो PW याद रख लेते हैं ना, PWE पर्सनल और प्रोफेशनल को अलग रखो. वॉर आजकल कैसे नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फोर्स वाले नहीं रहे, डिप्लोमेसी वगैरह, रिलीजन, हर चीज़ पे हो रहे हैं, कल्चर वगैरह. एंड E फॉर व्हाट, E फॉर इज एंड्स पे इनका मेन ध्यान था. मैकावेली 3 याद कर लिया, बहुत है, इनको लिख लेना. ठीक है. नाउ देर इज़ अ एपिक्यूरस क्या बात करते हैं, कहते हैं कि हैप्पीनेस, इनका मेन फोकस था हैप्पीनेस पे. वही एम है लाइफ की. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी टास्क, अपने काम को प्रायोरिटाइज करो. जैसे कि मी बीइंग अ सिविल सर्वेंट, व्हाट इज नॉट सिविल सर्वेंट, आई एम अ सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट. सो फॉर मी हैप्पीनेस इज़ व्हाट, हैप्पीनेस इज कंप्लीटिंग माई टारगेट्स एवरी डे विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ अ बैकलॉग. एंड फॉर अ सिविल सर्वेंट, अगर हम उस पर्पज़ से देखें तो सिविल सर्वेंट के लिए हैप्पीनेस क्या होगी, टू फुलफिलिंग हिज ड्यूटी एंड सर्विस ऑफ द मैनकाइंड और सर्विस ऑफ द पीपल, वेलफेयर ऑफ द पीपल, ये हैप्पीनेस होनी चाहिए. ना एक और है यहाँ पे, दैट इज़ अ कायरकार गार्ड, सॉरी, सो ये डिफरेंट सा अजीब सा नाम है. कायर का गार्ड, इसे याद रखेंगे. सो कहते हैं कि ट्रुथ के बारे में बोलता है कि वो सब्जेक्टिव होता है, फैक्ट बेस्ड नहीं होता है. ठीक है, और इंडिविजुअल के उससे चेंज होता है. देन यू टॉक अबाउट द ऑथेंटिक लिविंग, तो ये वी कैन यूज़ इन अ सिविल, उसमें यूज़ कर सकते हैं कि स्टडीज़ में या फिर एज अ सिविल सर्वेंट. वो कहते हैं कि ऑथेंटिक लाइफ क्या है, पहले ये देख लेते हैं. वो कहते हैं कि ऑथेंटिक लिविंग इज़ अबाउट इनर वैल्यूज़. जब हम अपने इनर वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं तो उससे हम प्रेशर को रेजिस्ट कर पाते हैं. कुछ बुराइयाँ जो हमारे आसपास चल रही है तो हम उसको रेजिस्ट कर पाते हैं और अपनी इंटीग्रिटी को अपहोल्ड कर पाते हैं. एंड इट विल लीड टू ऑथेंटिक लिविंग. सो हम कह सकते हैं कि केस स्टडी में वी कैन से कि अ सिविल सर्वेंट शुड लिव अ ऑथेंटिक लाइफ एज पर, ये अजीब सा नाम है, काई एरका गार्ड,
ऑथेंटिक लिविंग मीन्स कि हम अपने वैल्यूज़ को कर रहे हैं फॉलो, उससे प्रेशर को हम रेजिस्ट कर पा रहे हैं और इंटीग्रिटी को अपहोल्ड कर पा रहे हैं. नाउ टॉक अबाउट द लीप ऑफ फेथ ऑल्सो. दिस कैन ऑल्सो यूज, और इसने तो सर ने प्रॉपर एक रेडीमेड इसका कंक्लूजन भी दिया है, तो एक कंक्लूजन हम लिख लेंगे और एग्जिटिव उठा के पेल देंगे, ठीक है. तो टॉक्स अबाउट बेसिकली लीप ऑफ फेथ क्या है, बोल्ड चॉइस. ये कहता है एट टाइम्स इन सिचुएशन सच एज अबव, जैसे कि कुछ टफ सिचुएशन लाइक डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई किसी पब्लिक सर्वेंट के सामने, तो पब्लिक सर्वेंट हैव टू टेक लीप ऑफ फेथ, मतलब बोल्ड चॉइस उसको करनी पड़ेगी एंड लिसन टू इनर वैल्यूज़, अपनी इनर वैल्यूज़ को सुनते हुए, है ना, रेदर देन वरिंग टू मच अबाउट रैशनलिटी. और बहुत ज़्यादा बोल्ड चॉइस का मतलब क्या होता है, बोल्ड चॉइस का मतलब है कि वो ना ही तो बहुत ज़्यादा रैशनल है और बहुत ज़्यादा ना ही वो क्रूर है. सो ही हैव टू बैलेंस बोथ. सो दैट इज़ वाई लीप ऑफ फेथ, बोल्ड चॉइस. तो जब सिचुएशन ऐसी आएगी तो उसको लीप ऑफ फेथ करना पड़ेगा, अपनी इनर वैल्यूज़ को सुनना पड़ेगा, और इस तरीके से करके टफ केस स्टडी आए तो यूज़ करना है जब कोई भी ऑप्शन सही ना हो, ठीक है. तो इस चीज़ का ध्यान रखना. देन देर इज़ अ लिंकलन कुछ करके इन्होंने मर्सी, वही दया करो, फॉरगिवनेस, इस चीज़ की हम बात करिए. प्रिजर्वेंस मतलब कंटिन्यूस चीज़ को करते रहो, एंड ह्यूमिलिटी. तो देखो फॉरगिवनेस और मर्सी में तो आई थिंक बुद्धा को अगर हम टैग करें या फिर दैट इज़ रामायण में राम को करें, सो इट्स मोर बेटर. प्रिजर्वेंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, यस, लिंकन को हम प्रिजर्वेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. और ह्यूमिलिटी के लिए भी कर सकते हैं. तो ह्यूमिलिटी एंड प्रिजर्वेंस, दो इनको याद रखना कीवर्ड, प्रिजर्वेंस एंड ह्यूमिलिटी. नाउ एक और रहे, लास्ट ही है ये, लास्ट नहीं है, ओके, एक और है. दैट इज़ अ कैरोल गिलिगन. बेसिकली फीमेल थी, तो फीमेल क्या करती हैं, ज़्यादा केयर करती हैं. सो सी फॉर कैरल, सी फॉर केयर एथिक्स. तो केयर एथिक्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं जनरली कहीं पे भी, जैसे कि कोई सिविल सर्वेंट है, उसको केयर दिखाने की ज़रूरत है, या फिर कोई केयर नहीं दिखा रहा है, कुछ भी इशू है जिसमें केयर का कोई एंगल आ जाए, सो केयर एथिक्स करके हम इनको टैग कर सकते हैं. बाकी कंटेक्चुअल रीजनिंग, दिस वन हैव टू बी यूज इन द केस स्टडीज़ एज पर सर. तो कॉन्टेक्चुअल रीजनिंग का मतलब क्या होता है कि कॉन्टेक्स्ट में, उसी कॉन्टेक्स्ट में सोच के रीजनिंग, मतलब उसी कॉन्टेक्स्ट में सोचना, इधर उधर ना भटकना. तो दिस कैन यूज़ कि भैया एक अगर इफ़ अ सिविल सर्वेंट है, उसके आगे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो यू हैव टू डू अ कॉन्टेक्चुअल रीजनिंग. पॉजिटिव वर्ड यू कैन यूज़ एनीवेयर. तो देखो सी 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 ऐसे याद रख लेंगे इसको, केयर एथिक्स, कॉन्टेक्चुअल रीजनिंग, ठीक है. और बाकी कहते हैं कि मॉरलिटी का मतलब वही केयर है, रिलेशनशिप्स हैं, एंड वॉइस, वो कहते हैं कि हर एक वॉइस को सुनना चाहिए एंड वैल्यू करना चाहिए. तो वही केयर वाला एंड कंपैशन वाला इनका क्या है, एंगल है, उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं. देखो दो फीमेल हो गई, एक तो इसको कर लेते हैं, मदर टेरेसा को कर दो, एक गांधी को कर दो, तीन हो गया केयर के ऊपर, कितना ही करेंगे. और देन मंडेला आपको पता है कि वो सेक्रीफाइस के लिए जाने जाते हैं. वो कहते भी हैं कि हर एक इंसान को सेक्रीफाइस करना चाहिए. एंड रिकन्सिलेशन लेड बाय एग्जाम्पल, ठीक है. और कहते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू चलो, ऐसा सच कुछ नहीं है, बस कहीं पे भी टारगेट कर देना इसको. मैं सच में तो सेक्रीफाइस से याद रख लेना. मंडेला कौन था, पर्सन जिसने सेक्रीफाइस किया था, कुछ साउथ अफ्रीकन कुछ था ये. तो सेक्रीफाइस से याद रख लेना, बस सेक्रीफाइस के लिए ही इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट्स इट. सो एक दो कीवर्ड्स हमने लिख लिए हैं, उसको याद करना, एंड यू हैव टू ट्राई टू इनकलकेट दैम इन आवर आंसर्स, एंड आवर आंसर्स विल लुक ब्यूटिफुल, राइट.